अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस और पीएमएस की पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स के बारे में। और ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए, जो कि बाकी 30,000 40,000 एस्पायरेंट्स के पेपर्स में से आपका पेपर स्टैंड आउट कर सके। तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि वीडियो भी लास्ट वीडियो की तरह हमारी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, और आप लोगों की भी कोई स्पेशल क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसी पर ही वीडियो बनाऊंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी आपकी मिसकंसेप्शंस हैं सीएसएस से रिलेटेड उनको क्लियर कर सकूं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो पेपर मिलने से पहले, यानी क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले तकरीबन आपके पास 10 से 15 मिनट होते हैं, जब आपको वो एक आंसर शीट दे देते हैं और उसके बाद आपके पास 10 से 15 मिनट होते हैं स्पेयर। तो आपको चाहिए कि आप उसमें फाइन सी लाइंस लगा लें, यानी मार्जिन्स लगा लें। बेसिकली एग्जामिनेशन हॉल में आपको शीट्स नहीं मिलती बल्कि एक पूरी अटैच्ड शीट्स मिलती हैं, जिस तरह से एक नोटबुक होती है आपको अटैच्ड मिलेंगी और उस पर नंबर भी प्रिंट होता है। तो आपने क्या करना है, एक तरफ तो मार्जिन लगा होता है, आपने राइट साइड पे नीट सा मार्जिन लगा लेना है, क्योंकि मार्जिन से आपका पेपर बहुत ज़्यादा नीट लगता है और ये ज़रूरी है ताकि आपके पेपर में एक बैलेंस्ड लुक आए। सारी आंसर बुक पर आपने मार्जिन्स लगा लेने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने ये देखना है कि एक पेज में, क्योंकि पेज नंबर्स तो मैंने आपको बताया कि प्रिंटेड होते हैं उसके ऊपर, आपने ये देखना है कि एक पेज में लाइंस कितनी हैं, ठीक है, वो जितनी भी रोज़ हैं वो कितनी हैं। आप फारिग वक्त में, यानी कि जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता तो आप ये कर सकते हैं, आप लाइंस गिन लीजिए। उससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा होगा कि एक लाइन में आप कितने लफ्ज़ लिखते हैं। आपको अपनी राइटिंग का ज़ाहिर अंदाज़ा होगा कि एक लाइन में आप कितने, एक रो में यानी आप कितने लफ्ज़ लिखते हैं। और फिर जितनी आप एक रो में लफ्ज़ लिखते होंगे उसको एक पेज में जितनी लाइंस हैं उस पर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने एक सफ़े में कितने आपने वर्ड्स लिखे हैं। और आपको पता है कि वर्ड काउंट जो है ऐसे और प्रेसी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ऐसे में तो आपको पता है कि 2500 से लेकर 3000 तक हमें वर्ड लिमिट चाहिए होती है, और अब ज़ाहिर है आप एक एक वर्ड तो नहीं गिन सकते, तो आप इस तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल करके तो आप अपने वर्ड्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और प्रेसी में आपको पता है कि 1/3 आपकी लेंथ होनी चाहिए। तो और आम क्वेश्चंस में भी, यानी करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको वर्ड काउंट कर लेने चाहिए इस तरह से, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, ताकि ये ना हो कि एक क्वेश्चन तो आपका बहुत ही लंबा चला जाए और दूसरा शॉर्ट सा हो जाए। एटलीस्ट अगर आपने 6 से 8 सफ़े एक क्वेश्चन पे लिखे हैं तो ज़रूरी है कि आप बाकी क्वेश्चंस पे भी 6 से 8 ना सही लेकिन 5 से 7 एटलीस्ट आपने लिखने हैं। देन क्वेश्चन पेपर आते ही, बल्कि क्वेश्चन पेपर से भी पहले आपकी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपके माइंड में हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स में या पाक अफेयर्स में आपने जिस तरह से 4 सवाल करने होते हैं, ठीक है, अब 3 घंटे हैं आपके पास, फिर बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग का भी टाइम निकाल दें, ठीक है, तो एटलीस्ट और एमसीक्यूज़ भी करने हैं अलग से, ठीक है। तो आपके पास एक सवाल जो है आपका 35 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप उस हिसाब से आप साथ साथ टाइम को देखें जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, साथ साथ आपके नज़र में ये होना चाहिए कि टाइम कितना रह गया है, और जैसे ही आप 35 मिनट के करीब करीब पहुँचें तो आप बस अपना क्वेश्चन रैप अप कर दें ताकि दूसरे क्वेश्चंस को भी उतना ही टाइम मिले। स्टूडेंट्स बेसिकली गलती क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन पे, टोटल आपके पास 3 घंटे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन पे आप अगर 2 घंटे लगा देंगे या 1.5 घंटा लगा देंगे तो फिर बाकी के क्वेश्चंस फिर ऑब्वियसली वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने कि पहला और दूसरा अच्छा हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए आप टाइम मैनेजमेंट सीखें। और टाइम मैनेजमेंट किस तरह से सीखी जाएगी, प्रैक्टिस करने से। फिर आता है वो मरहला जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है। अब क्वेश्चन आपको पता है सीएसएस या पीएमएस के क्वेश्चंस बहुत कोई सीधे नहीं होते, ठीक है, उन्होंने कोई घुमा के पूछा होता है आपसे, कोई स्टेटमेंट्स वो सीधी नहीं होती हैं। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि वो जो पूछ रहे हैं आपने वो करना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे जैसे से लास्ट ईयर कश्मीर के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस कश्मीर के बारे में थे, अब उन्होंने कश्मीर पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, ठीक है, तो आप कश्मीर की पूरी हिस्ट्री बता दें और पूरा आप वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता दें। जब आपसे पूछा ही सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पे उसके असरात पूछें
तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाएं या आप बहुत ज़्यादा उसका फ्यूचर बताने लग पड़ें। कुछ भी नहीं आपने करना। आपसे जो पूछा गया है आप सिंपल सा उसका इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद आप उसी बारे में ही, उसी टॉपिक पे ही स्टिक रहें जो कि आपसे पूछा गया है। अच्छा जी, सबसे पहले रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब यही है कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से देखें। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा पढ़ें। आप समझें कि क्वेश्चन किया क्या गया है। बेसिकली पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, अब वो उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, उन्होंने जी लफ्ज़ देख लिया कश्मीर का, तो बस वो पढ़ गए कश्मीर के पीछे। अब कश्मीर के बारे में उनको जो आता है वो सब उन्होंने, कहते हैं ना नॉलेज की भी वो वोमिट कर देना होता है, तो वो सब उन्होंने पेपर पे नॉलेज की अपनी वोमिट कर दी। ऐसे नहीं करना होता। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में योर पेपर शुड स्टैंड आउट फ्रॉम ऑल अदर एस्पायरेंट्स पेपर्स, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि आपसे जो पूछा है आपने सिर्फ उसका जवाब देना है। उसके बाद क्वेश्चंस को समझ लेने के बाद आपने चले जाना है अपनी आंसर शीट के लास्ट में, और आंसर शीट के लास्ट में जाने के बाद आपने पेंसिल से क्या करना है कि ना आउटलाइंस बना लेनी है। लाइक क्वेश्चंस के जो भी आपके पॉइंट्स आ रहे हैं ना माइंड में, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी है। आपको जो भी हेडिंग्स या जो भी चीज़ें आती हैं ना आपके माइंड में, आप पहले रफली लिखें, उसके बाद उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रफ आउटलाइंस बना लें। तो ये काम आपने पेपर स्टार्ट करने से पहले करना है रफली। ये तो आपने सुना होगा कि फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इलस्ट्रेशंस और मैप्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं CSS PMS के एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर ली जाए कि ये कहाँ पे और कितनी इस्तेमाल करनी है। अब देखिए ज़्यादातर जो डायग्राम्स हैं, बेसिकली डायग्राम्स की जो मैं बात कर रही हूँ या फ्लो चार्ट्स की, वो बनती हैं GSA के पेपर में, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। उसके बाद करंट अफेयर्स में भी फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल होता है, टेबल्स, डायग्राम्स, मैप्स का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर मैप्स का इस्तेमाल होता है करंट अफेयर्स में और पाकिस्तान अफेयर्स में। इसके अलावा बाकी जो आपके ऑप्शनल्स हैं उनमें भी अगर आप साथ में इन चीज़ों का सहारा लेते हैं तो वेल एंड गुड, इससे आपका पेपर स्टैंड आउट करता है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात यहाँ बताती चलूँ, बहुत ज़्यादा भी किसी चीज़ की बम्बारमेंट कर देना होता है ना, वो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन नहीं देता। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बहुत ज़्यादा ही मैप्स बना दिए हैं और लिखा बहुत कम है, अगर आपने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बना दिए हैं, तो ये भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन में आप 3 से 4 बना दें, इससे ज़्यादा आप मत बनाएं। ऐसे को लेकर एक आम परसेप्शन पाई जाती है कि ऐसे में फ्लो चार्ट्स और फिगर्स, फैक्ट्स, ये सब आपने मतलब लिखने होते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ऐसे आपका शुरू से लेकर एंड तक सेम इंक से लिखा जाना चाहिए। उसमें कोई फ्लो चार्ट्स नहीं होते, उसमें कोई डायग्राम्स नहीं होती, कोई मैप्स नहीं होते, चाहे मैप बन भी रहा हो वहाँ पे, या आप वहाँ गुंजाइश हो कि बन सकता हो, लेकिन आपने नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे इज़ अ डिफरेंट थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने CSS के सारे पेपर्स ब्लैक इंक या ब्लू इंक से देने हैं। फॉर एग्जांपल, आप मेन हेडिंग ब्लैक से दे लीजिए, उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू से दे लीजिए, या फिर आप उल्टा कर लीजिए कि मेन हेडिंग्स जो हैं वो आप ब्लू से दे लीजिए और जो सब हेडिंग्स हैं वो ब्लैक से दे लीजिए, और जो मेन आपका टेक्स्ट है यानी कि हेडिंग्स के अंदर जो लिखना है वो आपने ब्लू पेन से लिखना है। ब्लू फिर फाउंटेन पेन भी हो सकता है, वो जेल पॉइंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लू। रंग बिरंगे मार्कर्स वगैरह इस्तेमाल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं होती है। और इसके अलावा आपने जो डायग्राम्स वगैरह हैं वो आप अगर पेंसिल से बनाएं तो ज़्यादा नीट लगेगी, और फ्लो चार्ट्स वगैरह में जो टेक्स्ट होता है वो आप पेन से या मार्कर से लिख सकते हैं। ये बेशक छोटे छोटे पॉइंट्स थे इस वीडियो में, लेकिन ये बहुत कारआमद पॉइंट्स हैं, और अगर यही आप छोटी सी मिस्टेक कर दें और आपने बहुत अच्छा टेक्स्ट लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर पे सोचें क्या इम्पैक्ट जाएगा कि इसको ये नहीं पता कि कौन सी इंक यूज़ करनी है या किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, तो पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक्स आर मोर देन इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो वैल्यूएबल लगे होंगे। Kindly subscribe my channel and press the bell icon, and don't forget to share it with your friends. Thank you so much.